हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, कल से बेहतर होंगे और दुगने उत्साह से अपनी स्टडी में लगे हुए होंगे। तो आज की अपनी इस क्लास में हम फिर से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉर्ट आउट करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम एसएससी हो, रेलवे एग्जाम हो, या आपका यूपीपी का एग्जाम हो, या जो अभी यूपी होमगार्ड की भर्ती होने वाली है या वो हो, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली का पहला सैयद शासक कौन था। ठीक है, खिज्र खां, कुतुबुद्दीन ऐबक, बहलोल लोदी या जलालुद्दीन खिलजी। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो था खिज्र खां। खिज्र खां दिल्ली का सैयद वंश का संस्थापक भी था और सैयद वंश का पहला शासक भी था। ठीक है, दूसरा इसने एक रैयत आला की उपाधि, आपसे पूछ ले रैयत आला की उपाधि किसने ली थी। तो रैयत आला की उपाधि खिज्र खां के द्वारा ही ली गई थी। दूसरा, जो दिल्ली सल्तनत पर जो सल्तनत वंश आए हैं उनको हम एक ट्रिक से याद करेंगे। ट्रिक है हमारी, गांव का खाना ट्यूबवेल से ले आना। ट्यूबवेल से ले आना, ठीक है जी। तो गांव से हो गया गुलाम वंश, खाना से हो गया खिलजी वंश, खिलजी वंश, ट्यूबवेल से हो गया तुगलक वंश, तुगलक वंश, से हो गया आपका सैयद वंश, सैयद वंश से ले आना है, छूट गया है, ले से हो गया आपका लोधी वंश। ठीक है, तो इस तरह से दिल्ली सल्तनत में ये वंश आए थे, गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, सैयद वंश एंड लोधी वंश। ठीक, दूसरा पूछ ले आपसे, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक इसके संस्थापक थे। दूसरा आपसे पूछ ले, खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे। तो खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश के संस्थापक थे। तीसरा, तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे। तो इसके संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश के हमारा क्वेश्चन है खिज्र खां, और लोधी वंश के थे बहलोल लोधी। बहलोल लोधी, ठीक है, बहलोल लोधी, ये हो गए हमारे। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है, दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि सल्तनत वंश के किस शासक ने सर्वाधिक समय तक शासन किया था। तो उसका राइट आंसर होने वाला लोधी वंश। ठीक है, लोधी वंश उसका राइट आंसर होने वाला। लोधी वंश ने 1451 से 1526 तक शासन किया था। ठीक है, 1526 में कौन शासक था। तो इब्राहिम लोदी, जी हाँ, ये वही इब्राहिम लोदी हैं जिनका बाबर के साथ युद्ध हुआ था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, पहला ऑप्शन अपना कुतुबुद्दीन ऐबक, ये मैंने आपको बता दिया, गुलाम वंश के संस्थापक थे। गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता है।
दूसरा, इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही कुतुब मीनार भी बनवाई गई, कुतुब मीनार भी इनके द्वारा बनवाई गई। और 1206 में इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की थी और 1290 तक इसका शासनकाल रहा है। दूसरा, जलालुद्दीन खिलजी की बात करें, जो खिलजी वंश का शासनकाल है वो कब से कब तक रहा है? 1290 से 1320 तक, 1320 तक, ठीक है। दूसरा हमारा गयासुद्दीन तुगलक और सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां और लोदी वंश बहलोल लोदी, ठीक है, ये क्लियर है आपका। तो सबसे कम समय तक शासन करने वाला कौन था? तो जो खिलजी वंश है सबसे कम समय तक इसने शासन किया था और सर्वाधिक समय तक शासन किया था लोदी वंश ने 1451 से 1526 तक, ठीक है। बहलोल लोदी, लोदी वंश का संस्थापक, जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का संस्थापक। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कौन सा राज्य चीन के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम या राजस्थान? तो इसका राइट आंसर होने वाला अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। दूसरा, आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के साथ टोटल स्थलीय सीमा बनाने वाले कितने देश हैं? तो टोटल 7 देश भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं। और हमारी स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो लगभग 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर स्क्वायर, ये हमारी स्थलीय सीमा की लंबाई है। दूसरा, आपसे पूछ ले कि बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी सीमा बनाने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। बांग्लादेश से सबसे बड़ी सीमा कौन बनाता है? तो पश्चिम बंगाल बनाता है। दूसरा, आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा कौन सा देश बनाता है? तो बांग्लादेश ही बनाता है, जो कि 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश की भारत के साथ लगती है। और मैं बात करूं बांग्लादेश, तो बांग्लादेश को मैं एक ट्रिक से मैं बताऊंगा कौन कौन से राज्य बांग्लादेश से लगते हैं, ठीक है। तो बांग्लादेश की अब हम बात कर रहे हैं, बांग्लादेश से सबसे अधिक सीमा पश्चिम बंगाल की लगती है, टोटल 4096 किलोमीटर की सीमा है। और दूसरा बात करें हम, तो हम इसको ट्रिक से पढ़ेंगे। ये ट्रिक है, बंगला के पास काऊ, बंगला के पास ताऊ, मोजले, ठीक है। तो बंगला से हो गया बांग्लादेश, पी से हो गया पश्चिम बंगाल, तो ए एस से हो गया आपका असम, और ताऊ से हो गया त्रिपुरा, मोज से हो गया आपका मिजोरम, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य टोटल कितने हैं? टोटल 5 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, और एक कौन सा राज्य रह गया आपका? पश्चिम बंगाल, असम, हाँ एक आपका मिजोरम रह गया, ये यहां लिखो मे, ये होगा आपका मेघालय, ठीक है जी। इस तरह से टोटल 5 राज्य है, इस तरह से टोटल 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। दूसरा बात करूं पश्चिम बंगाल, ठीक है, ये बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। सिक्किम, अगर सिक्किम की बात की जाए तो सिक्किम केवल एकमात्र भारतीय राज्य से सीमा साझा करता है और वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल को मैं पी भी लिख देता हूँ, केवल एकमात्र राज्य जो सिक्किम से सीमा साझा करता है तो वो है पश्चिम बंगाल। दूसरा, सिक्किम नेपाल और भूटान को पृथक करता है, नेपाल और भूटान को अलग कौन करता है? तो सिक्किम ही नेपाल और भूटान को अलग करता है, ठीक। दूसरा, राजस्थान,
राजस्थान पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा कौन साझा करता है? पाकिस्तान। राज्य की बात करें तब, ठीक। लेकिन अगर हम आपसे दूसरी बात करें, दूसरी बात अगर आपसे की जाए, सबसे लंबी कौन बनाता है? फिर जम्मू कश्मीर, जो कि एक यूटी, जो कि एक यूटी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? तो इसको मनाया जाता है 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और तंबाकू में एक एल्केलॉइड पाया जाता है। ये तो आपसे पूछा जा सकता है कि तंबाकू में कौन सा विषैला रसायन पाया जाता है? तो निकोटीन इसमें पाया जाता है, निकोटीन इसमें पाया जाता है। दूसरा, मैंने अपनी पिछली क्लास में आपको बताया था, मैंने अपनी पिछली क्लास में आपको बताया था कि राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये आपका है राजमुंदरी में, राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में। और मैंने आपको नदी भी बताई थी, तो गोदावरी नदी के किनारे पर है। नेक्स्ट है हमारा 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में इसे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन सरदार पटेल का जन्मदिन दिवस है। सरदार पटेल का जन्म दिवस है, ठीक है। और भारत के पहले गृह मंत्री भी कौन थे? तो सरदार पटेल जी ही भारत के पहले गृह मंत्री थे। दूसरा, सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क भी इनको, भारत का बिस्मार्क भी सरदार पटेल को ही कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि जर्मनी का जो एकीकरण है वो बिस्मार्क ने ही किया था। उसी तरह भारत में जो रियासतों में हमारा भारत बटा हुआ था, उसका एकीकरण किसने किया? सरदार पटेल को। इसलिए बिस्मार्क की तुलना सरदार पटेल से की जाती है, ठीक है। और ये कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा एक पॉइंट और लिख लो, बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह से कौन संबंधित थे? तो बारदोली सत्याग्रह से सरदार पटेल का ही संबंध है। अगला है 28 फरवरी। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। और इसके पीछे मनाए जाने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसके पीछे मनाए जाने का जो प्रमुख कारण है 1928 का रमन इफेक्ट, ठीक। और रमन इफेक्ट की खोज किसने की थी? रमन इफेक्ट की खोज की थी सीवी रमन ने, सीवी रमन ने। और इनके इसी काम के लिए प्रथम भारतीय फिजिक्स का नोबेल पाया, जिन्होंने फिजिक्स का पहला नोबेल इनको मिला था। फिजिक्स का पहला नोबेल पूछ ले आपसे कब मिला था? तो 1930 में मिला था। 1930 में मिला था, रमन इफेक्ट के लिए मिला था। दूसरा रमन इफेक्ट किससे संबंधित है? कि प्रकाश के प्रकीर्णन से, प्रकाश का प्रकीर्णन से संबंधित है। प्रकाश के प्रकीर्णन से इसका संबंध है, ठीक है। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? जो प्रकाश जब आता है, तो ऐसे समझिए जब प्रकाश आता है तो किसी माध्यम से टकराकर, जैसे मान लीजिए हवा होती है, धूल के कण होते हैं, उनसे टकराकर प्रकाश फैल जाता है। प्रकाश के फैलने को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है, ठीक है। इसके एक दो उदाहरण और दूं मैं, तो जो सुबह और शाम होती है तब आसमान लाल लाल दिखाई देता है, तो उसके पीछे कारण ही प्रकाश का प्रकीर्णन ही है। और दूसरा अगर आपसे बात की जाए, प्रकाश का प्रकीर्णन ही है, ठीक। दूसरी आपसे बात की जाए
कि जो सीवी रमन है इनको पहला भारत का नोबल नहीं, भारत का जो पहला भारत रत्न है वो भी इनको मिला था। यानी भारत रत्न भी इनको मिला था। ठीक, क्लियर है। भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय सीवी रमन, पिछली क्लास में बताया था मैंने आपको, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और तीसरे कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और सी राजगोपालाचारी को पहला भारत रत्न मिला था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 22 मार्च। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है। आपसे पूछ ले विश्व जल दिवस पहली बार कब मनाया गया, तो विश्व जल दिवस पहली बार 1993 में मनाया गया था, और इसको मनाए जाने की घोषणा 1992 के जो रियो सम्मेलन था, 1992 का रियो सम्मेलन में इसकी घोषणा की गई थी। रियो कहाँ पर है? ब्राजील में। रियो डी जेनेरियो कहाँ पर है? ब्राजील में इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रानी की बाव किसके द्वारा बनवाई गई थी? औरंगजेब, रानी नाथावती या रजिया सुल्तान, प्रभावती देवी? तो जो इसका सही आंसर होने वाला है वो है रानी नाथावती, जिन्हें हम रानी उदयावती भी इनको कहा जाता है। उदयावती भी इनको कहा जाता है। और ये गुजरात के जो सोलंकी वंश के राजा थे, भीमदेव प्रथम की पत्नी थी। सोलंकी वंश के राजा भीमदेव फर्स्ट की पत्नी थी। रानी की बावड़ी इन्होंने ही बनवाई, और कहां पर बनवाई थी? पाटन, गुजरात में। पाटन, गुजरात में इसको बनवाया गया था। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है, जो रानी की बाव है, रानी की बाव किस नदी के किनारे पर है? तो रानी की बाव बेसिकली सरस्वती नदी के किनारे पर है। सरस्वती नदी के किनारे पर है। दूसरा मैं आपसे पूछ लूं, तो जो ये रानी की बाव है, इसका जो फोटो है 100 रुपए के नोट पर अंकित है। ठीक है, 100 रुपए के नोट पर अंकित है। वो मैंने अपने पिछली क्लास में आपको बताया था, जो 200 रुपए का नोट है उस पर कौन से स्मारक का चित्र अंकित है? तो 200 रुपए के नोट पर सांची के स्तूप का चित्र अंकित है, जबकि 100 रुपए के नोट पर रानी की बाव, जो कि रानी उदयावती के द्वारा, जो कि भीमदेव प्रथम की पत्नी थी, पाटन गुजरात में बनवाई गई थी। और कौन सी नदी के किनारे पर है? तो इस सरस्वती नदी के किनारे पर है। दूसरा औरंगजेब। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा औरंगजेब। औरंगजेब ने कौन सा? तो इन्होंने बनवाया था बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा। और कहां पर बनवाया था? औरंगाबाद, जिसे अभी संभाजी नगर के नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र में बनवाया था। ठीक है, संभाजी नगर महाराष्ट्र में इसको बनवाया था। और अपनी पत्नी दिलरास बानो बेगम, दिलरास बानो बेगम, या जिन्हें राबिया उद्दौरानी भी कहा जाता, उनकी याद में औरंगजेब ने बनवाया था। दूसरा, ये औरंगजेब के बेटे ने बनवाया था, लेकिन उस समय पर जो राजा थे वो औरंगजेब ही थे। ठीक है, और इसे ताजमहल की फुअड़ नकल भी कहा जाता है। ताजमहल की फुअड़ नकल भी कहा जाता है। फुहड़ नकल भी कहा जाता। अगला ऑप्शन है हमारा रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान की बात की जाए तो दिल्ली सल्तनत की शासिका बनने वाली पहली महिला, फर्स्ट सुल्तान, पहली महिला सुल्तान कौन है? रजिया सुल्तान, जो कि कब बनी? 1236 में बनी थी, और टोटल 1240 तक इनका शासनकाल रहा है। और अगर इनकी मृत्यु की बात की जाए तो कैथल में इनकी मृत्यु कर दी गई थी, जो कि कैथल कहां पर है आपका? कैथल हरियाणा में है। कैथल कहां पर है? तो ये कैथल हरियाणा में है। दूसरा आपसे पूछ ले, रजिया सुल्तान
किसकी बेटी थी? तो ये इल्तुतमिश की बेटी थी, जिन्हें गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है, और इल्तुतमिश को ही गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता। उनकी ये बेटी थी। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता, प्रभावती गुप्ता की बात की जाए किन की बेटी थी? तो ये चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड और कुबेर नागा। चंद्रगुप्त सेकंड और कुबेर नागा की ये बेटी थी। ठीक, चंद्रगुप्त सेकंड जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है। विक्रमादित्य भी इनको कहा जाता है। दूसरा, इनसे क्वेश्चन कौन सा बन सकता है? इससे क्वेश्चन ये बन सकता है कि इन्होंने अपनी बेटी का विवाह किस वंश के शासक से किया था? तो इन्होंने जो अपनी बेटी का विवाह किया था वो किया था वाकाटक वंश के शासक, वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय से विवाह किया था। रुद्रसेन द्वितीय से किया था। आपसे दूसरा पूछा ये भी जा सकता है कि गुप्त वंश ने किस दूसरे वंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? तो वाकाटक वंश अपनी बेटी का विवाह किया था रुद्रसेन सेकंड से। ठीक है, इसी के साथ आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। वर्तमान में हमारे संविधान में कितनी, ये गलत, हमारे टाइपिस्ट ने गलत टाइप कर दिए हैं, बहुत से क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। हम वर्तमान में हमारे संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22 हैं, 14 हैं, 10 हैं या 12? ठीक, ये वर्तमान की बात कर रहा है, तो वर्तमान में जो इसका सही आंसर होने वाला 22 भाषाएं। ठीक है, वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो वर्तमान में टोटल 22 भाषाएं हैं। ठीक, लेकिन जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय संविधान लागू होने के समय पर टोटल कितनी भाषाएं थी? उस समय पर 14 भाषाएं थी। ठीक है, जब संविधान लागू हुआ, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। ठीक, अब कितनी है? 22 भाषाएं। टोटल कितनी भाषाएं बढ़ गई? तो 8 भाषाएं बढ़ गई। लेकिन वो बढ़ी कैसे? 15वीं जो भाषा है उसको 21वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1969 से जोड़ा गया। ठीक है, 21वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1969 से जोड़ा गया, और ये कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी भाषा को इसमें जोड़ा गया। सिंधी भाषा को इसमें जोड़ा गया। ठीक, दूसरा बात करूं मैं, इसके बाद 3 भाषाएं और जोड़ी गई थी, यानी टोटल कितनी होगी? 18 भाषाएं, जो कि 71वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के द्वारा जोड़ी गई। तो वो भाषाएं कौन सी थी? तो उन भाषाओं को हम नमक से याद कर सकते हो, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, नेपाली, मणिपुरी, और कोंकणी। ठीक है, इनको 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक, बची कितनी? 4 भाषाएं। जो 4 भाषाएं हैं टोटल, वो किस संविधान संशोधन से? तो उनको 92वां संविधान संशोधन 2003, 92वां संविधान संशोधन 2003 से जोड़ा गया था। बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी। ठीक है, तो इस तरह से टोटल 22 भाषाएं हो गई। दूसरा, आपसे बात करें भारत की राजभाषा क्या है? भारत की जो राजभाषा या राष्ट्रीय भाषा वो हिंदी है। ठीक है, लेकिन इसको घोषित कब किया गया था? तो इसको बेसिकली, इसको जो घोषित किया गया था वो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजकीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया था। दूसरा, मैंने बताया आपको
14 सितंबर को इसीलिए हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। और आपसे अगर विश्व हिंदी दिवस पूछ ले तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। दूसरा, इसका किस आर्टिकल में प्रावधान है? तो आर्टिकल 343। आर्टिकल 343 में इसका प्रावधान है कि जो भारत की राष्ट्रभाषा होगी वो हिंदी होगी। दूसरा, जब हमने आर्टिकल 343 पढ़ा है तो आर्टिकल 344 की भी हम बात करेंगे। आर्टिकल 344, आर्टिकल 344 में राजभाषा आयोग के बारे में बताया गया है। राजभाषा आयोग के बारे में बताया गया है। भारत में इसका पहली बार कब गठन किया गया, किसके द्वारा गठन किया जाता है? तो इसका जो गठन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और पहली बार 1955 में इसका गठन किया गया। 1955 में बीजी खैर उसके अध्यक्ष थे। बीजी खैर इसके अध्यक्ष थे। और इसका गठन कौन करता है? तो प्रेसिडेंट इसका गठन करता है। ओके। दूसरा, मैं आपसे बात करूं, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है आर्टिकल 124, और जो हमारा हाई कोर्ट है, ठीक है। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो यहाँ की जो कार्यवाही होती है वो इंग्लिश भाषा में ही होती है। ये किस आर्टिकल में लिखा गया है? ये आर्टिकल 348 में। आर्टिकल 348 में ये बताया गया है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जो कार्यवाही है, ठीक है, वो इंग्लिश भाषा में होगी। इंग्लिश भाषा में होगी। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है, नागार्जुन सागर बांध है, मेट्रो बांध है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछा है, तो जो इसका सही आंसर होने वाला है टिहरी बांध, जो कि कहां पर है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है टिहरी बांध। किस नदी पर है? तो ये आपका भगीरथी नदी पर है। भगीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में है, ठीक। और नदियां ऊंचाई वाला सबसे ऊंचा बांध है। दूसरा, आपको कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो, एक भांकड़ा नागल बांध है, उसको भी भारत का सबसे ऊंचा बांध है, लेकिन वो गुरुत्वीय दृष्टि से सबसे ऊंचा बांध अगर आपसे पूछ ले तो इसका जो सही आंसर होगा भांकड़ा बांध होने वाला है। भांकड़ा बांध होने वाला है, ठीक। और ये है कहां पर? पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर। हिमाचल प्रदेश की सीमा पर है। और किस नदी के किनारे पर है ये? सतलज नदी के किनारे पर। और सतलज नदी को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो इसको सतुद्री नाम से जाना जाता था। सतुद्री। और जो सतलज नदी है, सतलज नदी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में कहां से प्रवेश करती है? तो ये हिमाचल प्रदेश में शिपकिला दर्रे से। शिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश, शिपकिला दर्रे में भारत में प्रवेश करती है, ठीक। आगे बात करें हम, भारत का सबसे ऊंचा बांध हो गया, ठीक। गुरुत्वीय सबसे ऊंचा बांध हो गया। दूसरा आपसे पूछ ले सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो यदि लंबा बांध आपसे पूछ ले तो उसका जो सही आंसर होने वाला है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध, जो कि किस नदी पर है? हीराकुंड बांध आपको महानदी पर बना हुआ है जी। वही महानदी जिसके किनारे पर कटक बसा हुआ है और जहां पर सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। कब? 23 जनवरी को। इसलिए हम 23 जनवरी को पराक्रम दिवस भी मनाते हैं। और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो वो भी आपका कटक में है, ठीक है। रिवाइज हुआ आपका। और दूसरा, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में। और इंटरनेशनल चावल अनुसंधान संस्थान की बात की जाए तो वो है आपका फिलीपींस की राजधानी मनीला में, ठीक है। हीराकुंड बांध हो गया। तो भारत का सबसे पुराना बांध की अगर हम बात करें तो जो सबसे पुराना बांध है वो कौन सा है? तो सबसे पुराना बांध है कल्लनई बांध। कल्लनई बांध, जिसे ग्रैंड एनिकट डैम भी कहा जाता है, ठीक है। ग्रैंड एनिकट डैम भी कहा जाता है। और ये
मिट्टी से बना हुआ बांध है, मिट्टी से बना हुआ। दूसरा आपसे पूछ ले कहां पर है ये, तमिलनाडु में है। किस वंश के द्वारा बनवाया गया था इसको, तो इसको चोल वंश ने बनवाया था, चोल वंश के शासकों ने इसको बनवाया था। दूसरा कब बनवाया, तो दूसरी शताब्दी में इसको बनवाया था। तीसरा आपसे पूछ ले किस नदी के किनारे पर है ये, तो कावेरी नदी के किनारे पर स्थित है, कावेरी नदी के किनारे पर ये स्थित है। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, तो भारत की जो पहली बहुउद्देशीय परियोजना है, पहली बहुउद्देशीय परियोजना आपसे पूछ ले तो जो उसका सही उत्तर होगा वो होगा दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक, कब बनी थी, 1948 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था, 1948 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। दूसरा, ये यूएसए के टेनेसी मॉडल पर, यूएसए का जो टेनेसी मॉडल है, यूएसए के टेनेसी मॉडल पर ये आधारित है। ठीक है, टेनेसी नदी का जो मॉडल है उस पर ये आधारित है। दूसरा आपसे पूछ ले कि जो ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं इनको भारत का मंदिर किसने कहा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने इनको भारत का मंदिर कहा है। भारत का मंदिर कहा है। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट है हमारा नागार्जुन बांध। ठीक है, नागार्जुन बांध की अगर बात की जाए तो कहां पर है ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है, तेलंगाना प्लस आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। किस नदी के किनारे पर है, तो कृष्णा नदी के किनारे पर है ये, कृष्णा नदी के किनारे पर। नेक्स्ट है हमारा गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध की अगर बात की जाए तो ये आपका मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, चंबल नदी के किनारे पर, चंबल नदी के किनारे पर मध्य प्रदेश में कौन सा बांध है, तो ये गांधी सागर बांध है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मैट्टूर डैम। मैट्टूर डैम कावेरी नदी के किनारे पर है और कहां पर है, तमिलनाडु में, कावेरी नदी के किनारे पर तमिलनाडु में है। और दूसरा आपसे पूछ ले इसी का जो जलाशय है उसे ही स्टैनली जलाशय कहा जाता है, स्टैनले जलाशय। ठीक है, स्टैनले जलाशय कहा जाता है। और स्टैनले से आपको याद आया होगा जो 1858 का अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम 1858, उसमें भारत सचिव के एक नए पद का सृजन किया गया था। और आपसे पूछ ले पहले भारत सचिव कौन बनाए गए थे, तो लॉर्ड स्टैनले को ही भारत का पहला भारत सचिव बनाया गया था। ठीक है, और दूसरा जो स्टैनली जलाशय ये कहाँ पर है, ये मैट्टूर डैम के पास में ही है। ठीक, और कावेरी नदी पर मैंने आपको एक डैम और बताया था जो कृष्णराज सागर बांध है, और कहां पर है ये, कर्नाटक में कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। रेपो रेट कौन तय करता है, आरबीआई, वित्त मंत्रालय, राजकीय बैंक या प्रधानमंत्री। आरबीआई, वित्त मंत्रालय, राजकीय बैंक या प्रधानमंत्री। तो जो इसका सही आंसर होने वाला आरबीआई, आरबीआई इसका सही आंसर है। और आरबीआई में भी कौन, एमपीसी यानी मॉनिटरी पार्लियामेंट कमेटी, जो कि क्या होता है, मौद्रिक नीति समिति इसका निर्धारण करती है। दूसरा, मौद्रिक नीति समिति की स्थापना कब की गई, 2016 में की गई। टोटल कितने मेंबर इसमें होते हैं, तो टोटल 6 मेंबर होते हैं, जिसमें 3 आरबीआई के होते हैं और 3 केंद्र सरकार के, 3 केंद्र सरकार के होते हैं। ठीक है, 3 में जो एक एक जो होता है वो आरबीआई गवर्नर होता है और 2 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, और दूसरी बात मैं करूं कि रेपो रेट होती क्या है, रेपो रेट क्या होती है, तो रेपो रेट आज हम आपको बताते हैं
रेपो रेट होती है, जैसे आरबीआई है, ठीक है, और ये हो गए बैंक, अन्य बैंक है, ठीक है। आरबीआई बैंक को लैंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट भी कहा जाता है, यानी अंतिम ऋणदाता इसको कहा जाता है। आरबीआई जब पैसा बैंक को देते हैं, यानी जब बैंक को आवश्यकता होती है तो आरबीआई से उधार लेता है वो, ठीक, जैसे अपने लोग बैंक से उधार लेते हैं, यानी उधार को बोलते हैं लोन लेते हैं, वैसे ही जब ये बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं ना, और उस पर जो ब्याज देते हैं लोन पर, उस ब्याज को कहा जाता है रेपो रेट, ठीक, रेपो रेट। और दूसरा ये अल्पकालिक होती है, अल्पकालिक होती है, ठीक है, अल्पकालिक होती है रेपो रेट। दूसरा, जब बैंकों के पास पैसा ज्यादा होता है, या वो जो आरबीआई के पास अपना पैसा रखते हैं, ठीक है, आरबीआई के पास अपना पैसा रखते हैं और जो आरबीआई उस पर ब्याज देता है, उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है, रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। चाहे आपकी रेपो रेट हो चाहे रिवर्स रेपो रेट हो, दोनों को डिसाइड आरबीआई ही करता है, ठीक है, दोनों को डिसाइड कौन करता है, आरबीआई ही करता है। और बाकी आरबीआई की स्थापना मैंने आपको बता ही दी थी। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी। प्रारंभ में इसका मुख्यालय कोलकाता था, बाद में जो इसका मुख्यालय है, बाद में इसका मुख्यालय मुंबई में बना दिया गया। इसके जो पहले अध्यक्ष थे सर ओसबोर्न स्मिथ, इसके पहले अध्यक्ष थे, लेकिन अगर पहले भारतीय अध्यक्ष की बात की जाए तो सी डी देशमुख इसके पहले भारतीय अध्यक्ष थे, ठीक है, दैट इज क्लियर। अब आगे बात करते हैं वित्त मंत्रालय, ठीक, वित्त मंत्रालय। तो वित्त मंत्रालय से जो क्वेश्चन बन सकता है, भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, तो आर के षणमुखम शेट्टी, षणमुखम, आर के षणमुखम, आर के षणमुखम शेट्टी, ठीक है, दैट इज क्लियर। आर के षणमुखम शेट्टी भारत के पहले वित्त मंत्री थे, और इन्होंने ही भारत का स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पहला बजट पेश किया था, पहला बजट इन्हीं के द्वारा पेश किया गया था। दूसरा आपसे पूछ ले, बजट के अगर हम इतिहास में जाएं, पहली बार कब पेश किया गया था, 1860 में पेश किया गया, 1860 में पेश किया गया था। जेम्स विल्सन ने इसे पेश किया था, जेम्स विल्सन ने इसको पेश किया, 1860 में किया। और दूसरा, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है, तो चमड़े का थैला इसका अर्थ होता है, चमड़े का थैला इसका अर्थ होता है, ठीक है। दूसरा मैं आपसे बात करूं तो बजट का उल्लेख किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 112 में है, लेकिन उसमें बजट के बारे में नहीं, उसमें वार्षिक, इसके लिए जो शब्दावली यूज की गई है वो है वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। और इसे सर्वप्रथम लोकसभा में पेश किया जाता है, और फिर लोकसभा से पेश हो जाने के बाद फिर इसे राज्यसभा में पेश किया जाता है, दैट इज क्लियर। इसको पेश किया जाता है। और आपसे पूछ ले, अगर सर्वाधिक बार बजट पेश किसके द्वारा किया गया, तो मोरारजी देसाई के द्वारा सर्वाधिक बार बजट पेश किया गया है। और आपसे यदि पूछ ले कि भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है, पहली महिला वित्त मंत्री, तो आप कौन बताएंगे, इंदिरा गांधी। जब ये पीएम थी उसी समय पर इन्होंने वित्त मंत्रालय भी संभाला था, ठीक। लेकिन ये पूर्णकालिक नहीं थी। अब से अगर पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री पूछ ले, पूर्णकालिक, तो उसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा निर्मला सीतारमण, निर्मला सीतारमण, ठीक है। आपसे पूछ ले पहली महिला वित्त मंत्री कौन है, इंदिरा गांधी। पूछ ले पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण उसका सही आंसर होने वाला है, ठीक है। आगे चलते हैं। राजकीय बैंक तो ये होते ही हैं, ठीक।
दूसरा प्रधानमंत्री। अगर प्रधानमंत्री के पद की बात की जाए तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान नहीं है। इसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 ये बताता है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति प्रेसिडेंट को सलाह देने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जिसे हम मंत्रिपरिषद कहते हैं, और उस मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होता है वो पीएम होता है। मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है? पीएम। ठीक है, मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है पीएम। और आर्टिकल 75 और याद रखना आप, आर्टिकल 75 में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। ये नियुक्त सब याद रखना, नियुक्त करते हैं ना कि मनोनीत करते हैं। ठीक है, बहुमत प्राप्त दल के नेता को नियुक्त करते हैं। एक नेक्स्ट और याद रखना, आर्टिकल 75 का जो सब क्लोज 3 है, इसमें क्या बताया गया है? तो इसमें बताया गया है कि जो लोकसभा होती है, लोकसभा जो मंत्रिपरिषद होती है, ठीक है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, ठीक है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। दैट इज क्लियर। दूसरा, हाँ जगह उधर है। दूसरा मैं आपको बताऊं, जब हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उसकी रात को जो भारत के नेता थे उन्होंने एक स्पीच दी थी संविधान सभा में। ठीक है, तो जो सबसे पहले स्पीच दी थी, रात को जवाहरलाल नेहरू ने, उनकी इस स्पीच को किस नाम से जाना जाता है? तो इस स्पीच को कहा जाता है ट्रस्ट विद डेस्टिनी। ट्रस्ट विद डेस्टिनी को कहा जाता है। और दूसरा आपसे पूछ लेता है कि जवाहरलाल नेहरू के बाद 15 अगस्त 1947 की रात को दूसरे नेता कौन थे जिन्होंने स्पीच दी थी? तो सेकंड नेता थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ये वही सर्वपल्ली राधाकृष्णन है जिनके जन्म दिवस को 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एमएस स्वामीनाथन को, सैम पित्रोदा को, हीरालाल चौधरी को, या वर्गीज कुरियन को? ठीक है, तो हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? तो जो इसका सही आंसर होने वाला एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। पहली बात आप याद रखिए, हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? तो इसको विलियम गिडे ने दिया था। विलियम गिडे के द्वारा यह शब्द गढ़ा गया था। विलियम गिडे के द्वारा यह शब्द गढ़ा गया था। एमएस स्वामीनाथन के द्वारा कब स्टार्ट किया गया इसको? तो 1965 से 1966 में इसको स्टार्ट किया गया था। 1965 से 1966 में इसको स्टार्ट किया गया। दूसरा आपसे पूछ ले किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसको स्टार्ट किया गया। ठीक, दूसरा आपसे पूछ ले एमएस स्वामीनाथन ने इसको चलाया था। ठीक, एमएस स्वामीनाथन की अगर बात की जाए तो इन्होंने किस पर जोर दिया था? HYV। ठीक है, ये शब्दावली याद रखना, HYV हाई यील्ड वैरायटी। हाई यील्ड वैरायटी, हाई यील्ड वैरायटी यानी उच्च किस्म वाले बीज, उच्च किस्म वाले जो उच्च पैदा वाले जो वैरायटी हैं, बीज हैं, उनका इसमें इस्तेमाल किया गया था। एमएस स्वामीनाथन की अगर बात की जाए तो विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो वो एमएस स्वामीनाथन ही हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार, खाद्य अवार्ड पाने वाले, विश्व खाद्य अवार्ड पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? एमएस स्वामीनाथन जी ही हैं। ठीक है, दैट इज क्लियर है आपका ये पॉइंट। दूसरा आपसे विश्व में अगर पूछ ले, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो
तो विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और ये इनका संबंध कहाँ से है? तो ये यूएसए के रहने वाले थे, ठीक है, यूएसए के थे ये। और जो हरित क्रांति है वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी? मैक्सिको से स्टार्ट हुई। मैक्सिको से हरित क्रांति स्टार्ट हुई थी। दूसरा कब हुई? तो 1940 के दशक में हुई थी। 1940 के दशक में स्टार्ट हुई, ठीक। दूसरा आपसे पूछ लिया जाए, 1940 के दशक में स्टार्ट हुई। और जो नॉर्मन बोरलॉग हैं, नॉर्मन बोरलॉग को शांति के क्षेत्र में नोबेल दिया गया था। आपसे पूछा जा सकता है कि नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, ठीक, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक। नोबेल पुरस्कार की अगर बात की जाए तो जो भारत का पहला नोबेल है वो किसको मिला था? भारत का पहला नोबेल रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था और साहित्य के क्षेत्र में मिला था। और उनकी किस कृति के लिए मिला था? तो गीतांजलि के लिए उनको दिया गया था। दूसरा मैंने अभी आपको बताया सीवी रमन को फिजिक्स के क्षेत्र में पहला नोबेल मिला है, रमन इफेक्ट के लिए मिला है, ठीक है, दैट इज क्लियर। उसके बाद बात करते हैं हम सैम पित्रोदा की। तो सैम पित्रोदा और हीरालाल चौधरी और बर्गिज कुरियन। सैम पित्रोदा को पीली क्रांति का जनक कहा जाता है, यानी येलो रिवॉल्यूशन का जनक किसे कहा जाता है? सैम पित्रोदा को येलो रिवॉल्यूशन का जनक कहा जाता है। और इसका संबंध किससे था? तो इसका संबंध था तिलहन उत्पादन। तिलहन उत्पादन यानी वे सारी फसलें जिनसे तेल का उत्पादन होता है, पीली क्रांति से संबंधित है। और इसका जनक सैम पित्रोदा को कहा जाता है। और हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन, इनका संबंध है मत्स्य उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन। और दूसरे से कौन सी क्रांति कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ब्लू रिवॉल्यूशन, ठीक है, ब्लू रिवॉल्यूशन इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है बर्गिज कुरियन। अगर बर्गिज कुरियन की आपसे बात की जाए तो बर्गिज कुरियन को भारत में ऑपरेशन फ्लड का जनक कहा जाता है। ऑपरेशन फ्लड, जिसे हम श्वेत क्रांति भी कहते हैं, श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। दूसरे किससे संबंधित थी? तो दुग्ध से संबंधित थी और बर्गिज कुरियन के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। दूसरा मैं आपसे बात करूं बर्गिज कुरियन की, अगर आपसे बात की जाए तो इनके बारे में अगर हम बात करें तो इनके द्वारा एक बहुत ही फेमस पुस्तक लिखी गई है, द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस। हु मेड द एलिफेंट डांस। दूसरा आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो करनाल में है, ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? करनाल में है। कहाँ पर है डेयरी अनुसंधान संस्थान? करनाल, हरियाणा में। दूसरा आपसे पूछ ले एक एनडीडीबी की स्थापना की गई थी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1965 में की गई थी, 1965 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई? लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा की गई थी, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और जो इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया था वो डॉक्टर बर्गिज कुरियन को बनाया गया था, बर्गिज कुरियन को बनाया गया। और जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ पर है? वो आपका आनंद गुजरात में है, ठीक है। अमूल का भी वहीं पर वो लगा हुआ है इनके नाम से, आनंद गुजरात।
दैट इज क्लियर। क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पंचतंत्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? विष्णु शर्मा के द्वारा, कौटिल्य के द्वारा, अश्वघोष के द्वारा, हर्षवर्धन के द्वारा। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला, विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र लिखी गई थी। दूसरा, कौटिल्य की अगर हम बात करें, अगर कौटिल्य की आपसे बात की जाए तो कौटिल्य ने एक फेमस पुस्तक लिखी है बहुत, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा ही लिखी गई है। दूसरा, कौटिल्य के नाम आपको पता होने चाहिए। एक तो ना विष्णुगुप्त कहा जाता है, विष्णुगुप्त कौटिल्य को कहा जाता है। दूसरा, चाणक्य भी कौटिल्य गुप्त को ही कहा जाता है। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? पीएम, प्रधानमंत्री ये चंद्रगुप्त मौर्य के थे। दूसरा, चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त मौर्य बनाने के पीछे जो सबसे बड़ा योगदान है वो चाणक्य का ही है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी? तो वो था नंद वंश को हराकर। ठीक है, नंद वंश के शासक घनानंद को हराकर की थी। ठीक, दैट इज क्लियर पॉइंट। कोई डाउट? अश्वघोष, अश्वघोष की अगर बात की जाए तो अश्वघोष की अगर हम बात करें किसके दरबारी थे, तो ये कनिष्क के दरबारी थे। कनिष्क के दरबारी थे। दूसरा, इनके द्वारा सौंदरानंद पुस्तक लिखी गई है, सौंदरानंद पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। और जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी, जो अंतिम बौद्ध संगति थी, फोर्थ बौद्ध संगति, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो वसुमित्र के द्वारा उसकी अध्यक्षता की गई थी। क्वेश्चन हमारा ये नहीं है उसके जो उपाध्यक्ष थे वो कौन थे, तो उसके उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। ठीक है, उपाध्यक्ष अश्वघोष को ही बनाया गया था, अश्वघोष को बनाया गया था। दूसरा, चौथी बौद्ध संगति कहां पर हुई थी? तो ये कुंडलवन में हुई थी, कुंडलवन में हुई थी, जो कि कहां पर है? ये कश्मीर में है। और उस समय पर राजा कौन था? तो उस समय पर राजा था कनिष्क। कनिष्क के शासन काल में चौथी बौद्ध संगति हुई थी। कहां पर हुई थी? कुंडलवन, कश्मीर में हुई थी। उसके अध्यक्ष वसुमित्र थे, उसके उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। दैट इज, अश्वघोष के द्वारा सौंदरानंद पुस्तक भी लिखी गई है। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के अगर दरबारी की बात की जाए तो हर्षवर्धन के दरबारी थे बाणभट्ट। दूसरा, हर्षवर्धन की अगर हम पुस्तकों की बात करें तो इनके द्वारा नागानंद, नागानंद, रत्नावली, रत्नावली और प्रियदर्शी का नाटक लिखे गए हैं। प्रियदर्शी का नाटक इनके द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, दैट इज क्लियर। दूसरा, हर्षवर्धन का नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शी का नाटक लिखे गए हैं। और आप कहीं भूल तो नहीं गए, मैंने आपको पहला नाटक लिखाया था, हिंदी साहित्य का पहला नाटक कौन सा है? तो वो उसका जो राइट आंसर है नहुस। और पहला उपन्यास लिखवाया था, उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु, उपन्यास परीक्षा गुरु। और पहली कहानी लिखवाई थी रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंदुमती। ओके, ये भी आप याद रखना। चलते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न है। असम से कौन सा पुरातात्विक साइट प्राप्त हुए? दाउजली हैंडलिंग, महागढ़ा, चिरांद या बुर्जहोम। तो जो इसका सही आंसर होने वाला है वो है दाउजली हैंडलिंग, पूर्वी भारत का एकमात्र दाउजली हैंडलिंग असम में। जो असम की बात आई है, ये नवपाषाण कालीन स्थल है, नवपाषाण काल का स्थल है। दूसरा, असम में है एक डिगबोई, असम में क्या है? डिगबोई है एक, जहां पर भारत का पहला तेल का कुआं, पहला तेल का कुआं 1889 में। दूसरा, यदि आपसे पूछ ले एशिया की पहली तेल रिफाइनरी कहां पर लगाई गई थी, तो डिगबोई असम में ही एशिया की पहली तेल रिफाइनरी लगाई गई थी,
पहली तेल रिफाइनरी लगाई गई थी। दूसरा, आपको असम का बैसागु फेस्टिवल याद है ना, असम में बैसागु फेस्टिवल मनाया जाता है। दूसरा, बिहू फेस्टिवल असम में ही मनाया जाता है, ये आप याद रखना, ठीक है। आगे चलें, महागढ़ा। महागढ़ा कहाँ पर है? इलाहाबाद, जिसे वर्तमान प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। प्रयागराज के नाम से इसको जाना जाता है महागढ़ा को। और महागढ़ा से मवेशी पालन के साक्ष्य प्राप्त हुए। मवेशी जो पशुपालन होता है, ठीक है, पशुपालन के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए। दूसरा, चिरांद कहाँ पर है? चिरांद बिहार में है। चिरांद कहाँ पर है? तो ये बिहार में है। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? हड्डी के औजार प्राप्त हुए। हड्डी के औजार कहाँ से प्राप्त हुए? चिरांद से प्राप्त हुए हैं, ठीक है जी। हड्डी के औजार चिरांद से प्राप्त हुए। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा बुर्ज होम। बुर्ज होम कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर से हमें गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए। गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? बुर्ज होम से प्राप्त हुए। और दूसरा, हड्डी के औजार भी यहाँ से ही मिले हैं, ठीक। नवपाषाण काल में दो जगह से हड्डी के औजार मिले हैं, चिरांद बिहार से, बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से, ठीक है, ये क्लियर है। गर्तावास की बात करें हम, तो गर्तावास क्या होते हैं? तो गर्तावास पहले क्या करते थे, नवपाषाण काल के लोग गड्ढे में घर बनाकर रहते थे, और उससे बाहर आने के लिए इसमें सीढ़ियां भी लगी हुई थी। यानी जो गड्ढे खोदकर घर बनाए जाते थे उस समय पर, और उसमें जब लोग रहते थे तो उसको ही गर्तावास कहा जाता था। और ये दाऊजली हैंडलिंग है, महागढ़ा है, या चिरांद है, या बुर्ज होम है, ये चारों ही नवपाषाण कालीन स्थल हैं, ठीक है। इसी के साथ आज की अपनी क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अपनी अगली क्लास नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।